तो हम लोग का पहले चैप्टर होने वाला है क्लास 10th का हिस्ट्री का एसएसटी बुक का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है चैप्टर, दोनों पार्ट्स आपको इसी मिलेंगे। इमरजेंसी ऑफ नेशनल स्टेट, ये क्या था? ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। नेशनल स्टेट का मतलब है ऐसा देश जहां एक समान सरकार हो और लोग एक राष्ट्र के रूप में खुद को महसूस करें, जैसे समय इंडिया है। भाषा, संस्कृति और इतिहास उन्हें जोड़े। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके? 18वीं सदी तक यूरोप में राजा महाराजाओं का शासन था, ये तो आपको पता ही होगा। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद नागरिकों को अधिकार मिला। मतलब नागरिकों का कब अधिकार मिला? जब फ्रांस की आजाद क्रांति हुई। 19वीं सदी में नए राष्ट्र राज्य बने, जैसे कि जर्मनी और इटली। ठीक है। अब जो नेपोलियन कोड क्या है? 1804, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्टे ने पूरा यूरोप को एक नया कानून लागू किया था, वो था, उसका नाम था नेपोलियन कोड कहा जाता है उसे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? कानून के सामने सब बराबर रहेंगे, मतलब इक्वालिटी वाला ला लाया था वो। संपत्ति का अधिकार सबको होगा। और पुरानी जागीरदारी, मतलब जो फ्यूडल सिस्टम नहीं था, जहाँ जमींदार वगैरह, उसको ख़त्म कर दिया था। टैक्स और व्यापार की एक समान व्यवस्था बनाई गई थी और महिलाओं को अधिकार सीमित कर दिए गए थे। महिलाओं के अधिकार जो थे सीमित कर दिए गए थे। ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे बना था? यूरोप में राष्ट्रवाद की घटनाओं से बना था। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की घटनाएं हुई थी उससे बना था। पहली जो घटना थी, फ्रांसीसी क्रांतिकार विचार फैले। फ्रांस से क्रांति विचार फैले थे। नेपोलियन ने सुधार किया। ठीक है। 1830 और 1848 की क्रांतियाँ। और लास्ट पॉइंट है आपका जर्मनी और इटली का एकीकरण। इन दोनों का जब एकीकरण हो गया था, ये आपका पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब कौन सा है? राष्ट्रवाद ने लोगों को एकता और एहसास कराया, मतलब एकता का एहसास कराया था किसने? राष्ट्रवाद ने। और पुराने राजाओं के खिलाफ आंदोलन बढ़े। ठीक है। और अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास क्या है? अरिस्टोक्रेसी पूछी होती है पुराने राजा महाराजा और जमींदार के लोग, जमींदार टाइप के लोग होते हैं जो उसमें वर्ग, मतलब सेक्शन में आते हैं, जो राजा महाराजा और जमींदार। और मिडिल क्लास क्या है? जिसमें व्यापारी आ गए, जैसे शॉपकीपर वगैरह, डीलर, शिक्षक आ गए, वकील आ गए, उद्योगपति मतलब एंटरप्रेन्योर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? एरिस्टोक्रेसी के पास ज़्यादा ज़मीन और शक्ति थी, मतलब पावर थी। मिडिल क्लास के बाद था तो कुछ नहीं, मगर शिक्षित थे और वे आज़ादी और समानता चाहते थे। यही मिडिल क्लास आगे चल के राष्ट्रवाद का मुख्य समर्थन बना। मतलब इन्हीं लोगों ने ज़्यादातर देश को आज़ाद करवाने में हाथ दिया, मुख्य तभी है। मीनिंग ऑफ लिबरल नेशन। लिबरल नेशन की मीनिंग मतलब क्या है? ऐसा राष्ट्र जहाँ सबको स्वतंत्र और अधिकार मिले। ठीक है। कानून सबके लिए समान हो और प्रेस की आज़ादी हो और व्यापार पर रोक टोक ना हो, मतलब कोई भी व्यापार कर सके। लिबरलिज्म की जो पूरी बनने की वो है, वो ये है: आज़ादी, डेमोक्रेसी प्लस बराबरी, इक्वलिटी प्लस कानून की सुप्रीमेसी, मतलब कानून को सबसे ज़्यादा वो दिया जाए, पावर। लोकतंत्र की शुरुआत का अधिकार। ठीक है। न्यू कंजर्वेशन ऑफ 1815। न्यू कंजर्वेशन जो था 1815, वो क्या था? नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन जब हार नहीं गए थे, जिन्हें आज़ाद, मतलब एक तरफ से वो कर दिया था डेमोक्रेटिक टाइप का लगभग, तो 1850 में राजा महाराजाओं ने दोबारा सत्ता वापस ली। मतलब पहले देश आज़ाद हो गया था, मतलब आज़ादी से जी रहे थे, मगर जब नेपोलियन को हरा दिया तो 1815 में राजा महाराजाओं ने सत्ता वापस ली। और इन विचारधाराओं को न्यू कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब राज शासन फिर से दोबारा आ गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पुरानी व्यवस्था वापस लाया गया और मोनार्की को मजबूत किया गया, मतलब राजाओं का राजतंत्र को दोबारा बनाया गया। जनता की आज़ादी रोकना शुरू कर दी गई और बेना कांग्रेस को आयोजन किया गया। ठीक है। ट्रीटी ऑफ बेना क्या था? 1850 में हुई थी। बेना में यूरोप के शासक मिले, यूरोप के सभी शासक थे बेना में मिले, ताकि नेपोलियन के बाद शांति और व्यवस्था बहाल हो सके। और मेजर पॉइंट क्या है ट्रीटी ऑफ बेना के? फ्रांस की सीमाएं छोटी कर दी गई थी। पहली ये थी, बुरबोन वंश को फिर से फ्रांस का राजा बनाया गया, मतलब जो देश आज़ाद हो गया था उसको फिर दोबारा राजतंत्र कर दिया गया था। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली दिया गया, मतलब ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली दे दिया गया था। पर्सिया को जर्मनी के हिस्से मिले। पर्सिया को किसके हिस्से मिले थे? जर्मनी के। रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया।
और यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाया गया। एज ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी थी? 1830 से 1848 तक। इस समय यूरोप में बार बार क्रांतियाँ हुई। 1830 में फ्रांस में संवैधानिक राजशाही बनी और बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। मतलब यहाँ पे फ्रांस में संवैधानिक राजशाही बनी और बेल्जियम आज़ाद हो गया था। पोलैंड, इटली, जर्मनी में आंदोलन शुरू हो गए थे। उन कब? 1830 में। और 1848 में मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग एकजुट हुए, संविधान और आज़ादी की मांग हुई। 1848 में क्या हुआ था? मजदूर थे जो लेबर, और किसान फार्मर, और मध्यम वर्ग मिडलमैन, और एजुकेट पढ़े हुए लोग, और संविधान और आज़ादी की मांग की गई। किसकी मांग करी गई थी? संविधान और आज़ादी की। और खट्टे कौन हुए थे? वो ये लोग हैं। और संविधान और आज़ादी की मांग की गई थी। इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग हिंदी में समझें। राष्ट्रवाद की भावना कला, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो होती है वो आपकी कला, मतलब आर्ट्स, कविता, पोयम, गीत, सॉन्ग्स, झंडे, फ्लैग और राष्ट्रीय मतलब नेशनल प्रतीक से भी बड़ी होती है। जो राष्ट्रीय प्रति भावना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक बने, मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो थे वही प्रतीक बने थे, ठीक है, इस चीज़ के, तभी तो झंडा आज भी हम लोग के देश की शान है। महिला रूप में राष्ट्र की कल्पना करी गई थी, महिलाओं के रूप में। एक थी मैरियाने और जर्मानिया। राष्ट्रीय गीत और कविता लोगों को जोड़ने लगी। जैसे राष्ट्रीय गीत जो होता है, सारे जहाँ से अच्छा एग्जाम्पल हो गया अपने इंडिया का, नहीं, जनगण मनगढ़, हाँ, वो कविताओं को जोड़ने लगे, ठीक है। अब हंगर, हार्डरशिप और पॉपुलर रिवोल्ट क्या है? 1830 और 1840 में ये आया था, ठीक है। हिंदी में समझें। 1830 और 1814 में यूरोप में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। कारण क्या था उसका? जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी थी, रोजगार कम पड़ने लगे थे। रोजगार कम पड़ेगा जब देखिए 100 लोगों की नौकरी निकली है, उसमें 1000 भर रहे हैं, तो 100 ही लोग तो लगेंगे, 900 लोग तो रह जाएंगे, मतलब 1900 रह जाएंगे, ठीक है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो रोजगार तो बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा ना। अनाज की कीमत भी बढ़ेगी, क्यों? पहले 100 लोग खा रहे थे, 1000 लोग खा रहे हैं। गरीबों के पास खाने को कम हुआ, गरीबों के पास खाने को कम हुआ, मतलब खाना कम मिला। उद्योगों में मंदी आ गई, जो व्यापारी वगैरह थे बड़े बड़े, उनको नुकसान हुआ। मजदूर बेरोजगार हो गए और किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। परिणाम क्या निकले इसके? कंक्लूजन, जनता ने विरोध शुरू कर दिया। तो वही बात लौट फिर के शहरों में मजदूर आंदोलन हुए और इन विद्रोह ने 1848 की बड़ी क्रांति का रास्ता तैयार किया। लो, यहाँ से शुरू हुई थी। 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल। 1848 में यूरोप के कई हिस्सों में क्रांति हुई। फ्रांस में राजा हटाकर गणतंत्र बना, ठीक है, मतलब देश आज़ाद हो गया। जर्मनी और इटली में संविधान की मांग हुई और लोकतंत्र, आज़ादी और समानता की मांग उठी, ठीक है। और मई 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में नेशनल असेंबली बुलाई गई, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? जर्मनी के लिए संविधान बनाना, ठीक है। और राजा ने संविधान स्वीकार नहीं किया था। आंदोलन असफल हो गया, लेकिन लोकतंत्र का विचार मजबूत हुआ। मतलब आंदोलन तो असफल हो गया था, मगर लोकतंत्र का जो विचार था वो मजबूत होता चला गया और ज़्यादा। इशू क्या आए? पॉलिटिशियन में, राइट टू वुमेन में। 1848 की क्रांति में महिलाओं भी शामिल हुई, मतलब महिलाएं भी शामिल हो गई। उन्हें क्लब और एसोसिएशन बनाया गया। क्लब और एसोसिएशन में उन्हें मतलब हिस्सा दे दिया गया कि अब आप भी ज्वाइन हो सकती हैं। संविधान बनाने की मांग में हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिला, मतलब वोट नहीं डाल सकती थी। महिलाओं का संघर्ष आगे भी जारी रहा। अब पार्ट 2 में आप देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेशनलिज्म के कारण जो लोग चाहते थे कि पूरा जर्मनी एक हो, नेशनलिज्म माने होता है कि हमारा देश एक हो जाए, जैसे हम लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा एक हो जाए, वही नेशनलिज्म होती है। नेतृत्व, प्रशिया सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। प्रधानमंत्री ओटो वोन बिस्मार्क ने 3 युद्ध करके जर्मनी को एक किया। किसने एक किया? ओटो वोन बिस्मार्क ने 3 युद्ध करके जर्मनी को एक किया। पहले डेनमार्क से युद्ध किया 1864 में,
फिर से जोड़ लिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया 1866 में, उसे जोड़ लिया। फिर फ्रांस से युद्ध किया 1870 से 71 में, उसे भी जोड़ लिया। और 71 में जो वर्साइल के महल में विल्हेम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसे किया गया था? विल्हेम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अब जर्मनी कैसे बनी थी? इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुइस्पी मज़ीनी, ये यंग इटली आंदोलन शुरू किया। इन किसने किया था? यंग इटली का कौन था जवान जिसने आंदोलन शुरू किया था? यंग इटली नाम से प्रचलित थी ये। कौन? गुसेप मजीनी, जिनने आंदोलन शुरू किया था यंग इटली, ठीक है। और काउंट कैबोर, ये कूटनीति और समझौते से उत्तरी इटली जोड़ा इन्हें। किससे? कूटनीति और समझौते से। और गुइस्पी गारबाल्डी अपनी सेना रेड शर्ट के साथ दक्षिणी इटली को आज़ाद कराया। किसने करवाया? गुइस्पी गारिबाल्दी ने अपनी सेना रेड शर्ट के साथ दक्षिणी इटली को आज़ाद कराया था। 1961 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का राजा बनाया गया। किसको बनाया गया था? विक्टर इमैनुअल को इटली का सेकंड राजा बनाया गया था। रोम 1870 में जुड़ा और पूरा इटली एक हो गया। ROME रोम कब जुड़ा था? 1817 में जुड़ा और पूरा इटली एक हो गया था। मेजर इवेंट क्या रहे? लीड टू यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली में। जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए मुख्य घटनाएं ये हैं। 1830 और 1848, मतलब 1830 और 1848 की क्रांति में राष्ट्रवाद फैला। राष्ट्रगीत, झंडे और कविता से लोगों में देशभक्ति बढ़ी और युद्धों और कूटनीति में राजा को जोड़ने में मदद की गई। युद्धों और कूटनीति ने राजा को जोड़ने में मदद दी, ठीक है। राजाओं को मदद मिली हम लोगों ने। ग्रेट ब्रिटेन बना कैसे? मतलब ब्रिटेन को राष्ट्र राज्य अलग तरह से बना। यह कोई क्रांति नहीं हुई, इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी। 17वीं सदी में पार्लियामेंट की शक्ति राजा से ज़्यादा हो गई थी। पार्लियामेंट की शक्ति किससे ज़्यादा हो गई थी? राजा से, ठीक है। धीरे धीरे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड को एक देश में शामिल किया गया, मतलब इनको एक देश बना दिया गया था। ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य अलग तरह से बना था। कैसे? यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई थी। 17वीं सदी में पार्लियामेंट की शक्ति राजा से ज़्यादा हो गई थी, मतलब राजा की फोर्स पावर कम रह गई थी और पार्लियामेंट की ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। इसलिए इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एक देश में शामिल हो गए थे। हमने दोबारा रिपीट किया जाते आप सही से समझ में आ जाए, कोई रिपीटेशन नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड में इंग्लैंड में शामिल दिया गया, मतलब शामिल कर लिया गया था। किसे? स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में। कब? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए। स्कॉटलैंड की पहचान धीरे धीरे अंग्रेजी संस्कृत में मिल गई। स्कॉटलैंड की पहचान धीरे धीरे अंग्रेजी संस्कृति में मिल गई, संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी संस्कृति में मिल गई, मतलब स्कॉटिश जो थे वो धीरे धीरे अंग्रेज बनने लगे थे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेन ने शामिल किया था, मतलब यहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ था। प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा अधिकार दिए गए और कैथोलिस्ट को दमन हुआ, मतलब यहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट जो थे उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए और जो कैथोलिक्स थे उनको दमन हुआ, मतलब उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। कई विद्रोही हुए लेकिन उन्हें दावा दिया गया, मतलब कई विद्रोही मतलब पैदा हुए थे, उन्हें दबा दिया गया, उन्हें मतलब लड़ने नहीं दिया गया। विजुअलाइजेशन द नेशन को कैसे देखते हैं आप? राष्ट्र को समझने के लिए चित्र और प्रतीक का उपयोग होता है, वही हुआ था। फ्रांस में मारियाने, महिला का चित्र आज़ादी का प्रतीक था। क्या था? मारियाने। जर्मनी में जर्मानिया, महिला का चित्र शक्ति और एकता का प्रतीक था। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, स्मारक लोगों को जोड़ने का काम करते थे। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, ये क्या है दोनों? 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद के इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा दिया गया। यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनने लगे। राष्ट्रवाद एक प्रतियोगिता में बदल गया, मतलब एक राष्ट्रवाद एक प्रतियोगिता में बदल गया, कौन पहले आज़ाद हो जाए, ठीक है। यही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध इसी के कारण हुआ था भाई। द बाल्कान सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप,
क्या बाल्कन सोर्स नेशन में टेंशन यूरोप हुई थी? बाल्कन दक्षिण पूर्व यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है, बाल्कन कंट्री जिन्हें कहते हैं। आज के देश जो बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया और सर्बिया आदि हैं इसमें शामिल। यहाँ बहुत सारी जातियाँ जैसे एथनिक्स ग्रुप रहती थी। सब ओटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहते थे, मतलब सबको आज़ादी चाहिए थी कुल मिला के। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी यहाँ दखल देने लगे थे। इससे पूरा यूरोप युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। मतलब वर्ल्ड वार का मेन कारण यही था, वर्ल्ड वार 1 का। यहीं से पहला विश्व युद्ध WW1 शुरू हुआ था, मतलब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ था। थैंक यू। ये चैप्टर आपका रिवीजन था एक तरफ से, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा।